नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल राकेश यादव आरपीटीसी पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं सीटेट परीक्षा 2012 के जो कि पर्यावरण में प्रश्न आए हुए हैं उन सब के सिलेक्टेड प्रश्न को लेकर आया हूं, जो आने वाले सीटेट परीक्षा जुलाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। पाठ के अंत में प्रकरणों में अंतर्निर्मित पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर इकाई के अंत में बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा। 2012 के प्रश्न है, इसका सही जवाब है दोस्तों बी। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को क्या करना चाहिए। इसका सही जवाब है दोस्तों, प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। प्रयोग के द्वारा बच्चे जल्दी सीखते हैं, अवलोकन द्वारा। ठीक है दोस्तों, जो पर्यावरण के टीचर हैं उनको अधिकतर प्रयोग करना चाहिए पर्यावरण के दृष्टिकोण में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्राथमिक स्तर के बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है का प्रयोग करना। बताइए दोस्तों क्या होगा। आवधिक परीक्षाएं, गृह कार्य, योगात्मक कार्य, पोर्टफोलियो। इसका सही जवाब है दोस्तों पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो दोस्तों इसका जो है सही जवाब है। पोर्टफोलियो दोस्तों होता क्या है। पोर्टफोलियो जो है, पोर्टफोलियो छात्र को अपनी भावनाओं और विषयों की अभिव्यक्ति करने का अवसर प्रदान करता है। अध्यापक भी छात्र की उन गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है जो छात्र के साथ कक्षा के बाहर घटित हो रही होती है। यह एक समय अवधि के भीतर छात्र द्वारा किए गए कार्य का संग्रह होता है। यह एक समग्र रिकॉर्ड प्रस्तुत करता है। यह विद्यार्थियों के दिन प्रतिदिन के कार्यों या उनके कार्यों में से किसी कार्य का चुनाव होता है। इससे छात्र का कौशल या ज्ञान किस प्रकार विकसित होता है उसकी एक छवि उभर कर सामने आती है। यह विद्यार्थियों को उनके कार्यों के बारे में बताने और प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है। छात्र अधिगम और आकलन प्रक्रिया में सक्रियता के रूप में भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पोर्टफोलियो जो है यह क्या है। यह छात्रों के बारे में अध्ययन करने का एक तरीका है। छात्रों से संबंधित जानकारी प्राप्त की जाती है। छात्र में भावनाएं क्या है, छात्र के विचार क्या है, छात्र अपनी भावनाओं को शिक्षक के सामने प्रस्तुत करता है। इसके लिए देखिए एक सारणी दी होती है। यह देखिए पोर्टफोलियो इसी को कहते हैं। स्कूल बच्चा क्या करता है, स्कूल का नाम भर लिखता है, स्कूल का नाम लिखता है, विकास खंड लिखता है, अब विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जाति, वर्ग, जन्म तिथि, अध्ययन कक्षा, निवास स्थान, उपस्थिति। यह पोर्टफोलियो किसी बच्चे के बारे में जानकारी के लिए वह उसकी क्या स्थिति है। देखिए कितना जुलाई अगस्त कितना आया कितना नहीं आया, मतलब एक बच्चे की संपूर्ण जानकारी को ही पोर्टफोलियो कहा जाता है। इसमें प्रश्न भी दिए रहते हैं उसके पर्सनली जीवन से संबंधित। प्रार्थना सभा में शामिल होता है कि नहीं होता है, कि कभी कभी होता है, रोज होता है कि कभी नहीं होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेता है कि नहीं लेता है, इन सब के बारे में होता है दोस्तों। होमवर्क करता है कि नहीं करता है, कि कभी कभी करता है दोस्तों। ये सब जो है यही पोर्टफोलियो हो। पोर्टफोलियो हम क्या, इसी को हम पोर्टफोलियो कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्राथमिक स्तर पे बच्चों का आकलन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है।
आज से कभी मत भूलिएगा पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो। ठीक है दोस्तों, पोर्टफोलियो जो है वह सबसे अच्छे बच्चे का आकलन करने का तरीका है प्राथमिक स्तर पर। नेक्स्ट प्रश्न जो है, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि, बताइए कौन सा आंसर सही होगा। शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं, प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। दोस्तों बताइए इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। जब हमारा श्रव्य और दृश्य के माध्यम से हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चा बहुत ही जल्द, कुछ ही समय में जल्द से सीख लेता है जो हम सिखाना चाहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सीमा प्रत्येक पाठ को रट कर तुरंत सीख लेती है जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। बताइए कौन सा विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत कर रहा है दोस्तों। सीमा जो है प्रत्येक पाठ को रट कर तुरंत सीख लेती है जबकि लीना जो है चर्चा के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नताओं। सीमा जल्दी सीखती है, रट के सीखती है, लेकिन लीना क्या है, चर्चा के माध्यम से सीखती है। तो दोनों में अंतर है, इसे ही व्यक्ति भिन्नता कहा जाता है। व्यक्ति भिन्नता का मतलब क्या है दोस्तों समझिए। व्यक्ति क्रियाओं में भिन्नता से तात्पर्य है जो किसी व्यक्ति विशेष व्यक्तियों के वर्ग पर लागू है। अतः व्यक्तिगत सिद्धांत के अनुसार सीमा और लीना के बीच में जो भिन्नता है, सीमा किसी पाठ को रट कर याद कर लेती है, लीना उसी पाठ को चर्चा एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद समझती है। क्या व्यक्तिगत भिन्नताओं के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। दोस्तों समान शब्दों में एक दूसरे व्यक्ति की भिन्नताओं को ही, जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं उसे है व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाने की विधियां हैं। बताइए दोस्तों पर्यावरण के निम्नलिखित के अलावा कौन सी विधि है। समस्या, सहयोगात्मक अधिगम, निर्देशित खोज, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना। इसका सही जवाब है दोस्तों व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना। पर्यावरण की 4-5 विधियां होती हैं। इसमें पहला है अवलोकन होता है, फिर दूसरा जो होता है वह खेल विधि होता है, फिर परियोजना विधि होती है, व्याख्यान विधि होती है, समस्या अधिगम विधि होती है। तो ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर होगा व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने से। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, डिसलेक्सिया मुख्यतः की समस्या के साथ संबंधित है। सभी को आ रहा होगा। बताइए दोस्तों डिसलेक्सिया मुख्यतः की समस्या के साथ संबंधित है। इसका सही जवाब है, बताइए दोस्तों, पढ़ने से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है किसको बढ़ावा देना है। एक कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, जो मतलब ऐसा शिक्षण, ऐसा पढ़ाई कि जिससे प्रभावित हो, बच्चे जल्दी से सीखें। तो जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है तो इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है। विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया था। बताइए दोस्तों विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन क्यों किया जाता है, उसका क्या उद्देश्य हो सकता है। सबसे सटीक आंसर बताइए। दोस्तों इसका सही आंसर है शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक एवं माध्यम उपलब्ध कराना। शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना,
न कि विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, न कि अभिभावक को संतुष्ट करना, न कि व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। इसका सही जवाब है शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। नेक्स्ट प्रश्न के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। किसके अलावा? संस्कृत, पौष्टिकता, शिक्षा की गुणवत्ता, ये वातावरणीय कारक में शामिल है। क्या है एक और? शारीरिक गठन। शारीरिक गठन जो है वातावरणीय कारक में शामिल है दोस्तों। शारीरिक गठन के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित को सभी शामिल किया गया है। कासा के विषय में बताइए। कासा के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, सही कथन चुनिए। कासा तांबा जस्त जिंक की मिश्र धातु है। कासा तांबा टीन की मिश्र धातु है। कासा तांबा और प्लेटिनम की मिश्र धातु है। कासा एक तत्व है। बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, कासा जो है वह कॉपर और टीन से बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक ही तरह के बार बार फसल उगाने और बहुत रसायनों का उपयोग करने में मृदा क्या हो जाती है? एक ही तरह के फसल बार बार मिट्टी में उगाई जाए और रसायन का प्रयोग किया जाए तो मिट्टी क्या हो जाती है? बंजर हो जाती है। किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, कि उपजाऊ हो जाती है। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बंजर हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। लेह और लद्दाख यह जो जम्मू कश्मीर में है दोस्तों, पेड़ के तनों से बनी लकड़ी के ढालू छतें, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, पत्थर मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श। बताइए दोस्तों लेह और लद्दाख में कैसे मकान पाए जाते हैं? पेड़ के तनों से बनी लकड़ी के ढालू छत, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, पत्थर मिट्टी चूने से बनी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श। इसका सही जवाब है दोस्तों बी सी डी। देखिए निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है, वहाँ पत्थर मिट्टी चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं, लकड़ी के फर्श होते हैं। ठीक है दोस्तों। देखिए जो दीवार होती हैं उसको देखिएगा, वहाँ पे कैसी दीवार होती है। मकान देखिए चित्र में मकान कैसे है। वहाँ पे इस प्रकार के मकान बनते हैं, पत्थरों के जोड़कर। पत्थरों को क्या किया जाता है? पत्थरों को काट कर एक के ऊपर रखकर बनाए गए घर कश्मीरी गांव में देखते हैं। पत्थर के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है, लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छत ढलवा होती है दोस्तों। देखिए यह जम्मू कश्मीर में इसी प्रकार के मकान बने होते हैं। इसी प्रकार के मकान जम्मू कश्मीर में होते हैं, लेह और लद्दाख में पाए जाते हैं दोस्तों। एनसीईआरटी प्रश्न है। यहाँ पे देखिए सेकेंड फ्लोर पे यहाँ के पुराने घरों की खासियत है पत्थर ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनना। घरों के दरवाजे खिड़कियों पर डिजाइनदार मेहराब बने होते हैं। ये जम्मू कश्मीर की विशेषता है दोस्तों। जम्मू कश्मीर में इसी प्रकार के घर हम देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सांप के संदर्भ में सही कथन चुनिए। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। नाग जहरीले सांपों का एक प्रकार है। जहरीला सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर उसके खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। सांप के काटे दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए बी सी डी, ए सी डी, ए सी बी, ए बी डी। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा?
दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब है ए बी डी। ए सही है, बी सही है और डी सही है। सांप के 4 खोखले दांत नहीं होते हैं, 2 खोखले दांत होते हैं। ठीक है, तो यह गलत है। तुम्हारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ए बी डी। दोस्तों सांप के संदर्भ में दिखाता हूँ। भारत में 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। ठीक है, दोस्तों भारत में जो सांप पाए जाते हैं 4 प्रकार होते हैं। देखिए, यह एक प्रकार का सांप है। ठीक है, इसका नाम करैत है। इसका नाम जो है करैत है। यह भारत में एक जहरीला सांप है। यह भारत में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद जो है देखिए इसका नाम, यह जो सांप है स्केल्ड वाइपर, इस सांप का नाम है स्केल्ड वाइपर। यह भारत में पाया जाता है, जहरीला सांप है। भारत में पाए जाने वाले जहरीले सांप हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है कोबरा। ये देखिए कोबरा है, नाग। यह भारत में पाया जाता है। ये भी बहुत ही जहरीला सांप है। और एक देखिए, यह नाम है इसका वाइपर। ये वाइपर है। यह भी बहुत ही खतरनाक और जहरीला सांप है। दोस्तों भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, वाइपर, कोबरा, स्केल्ड वाइपर और करैत। ये 4 प्रकार के सांप भारत में पाए जाते हैं। और इनके जो खोखले दांत होते हैं 2 होते हैं, इसी के माध्यम से जहर उनका हमारे शरीर में चला जाता है। और जो दवाई बनाई जाती है वह सांप के जहर से ही बनाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। बताइए, सही उत्तर बताइए। अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेन, सोने चांदी को घोलकर बनाए गए पेन, पीसे हुए चावल के रंगीन घोल, विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग। बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीसे हुए चावल के रंगीन घोल। ठीक है दोस्तों, देखिए जो मधुबनी चित्र होते हैं इसके बारे में हम जो जानकारी हम क्या, देखिए ये मधुबनी कला है। मधुबनी है पेंटिंग, इसमें सफ़ेद चावल का उपयोग किया जाता है और उसी से यह मधुबनी पेंटिंग का एक प्रकार है। देख रहे हैं ना कितना अच्छा पेंटिंग है, कितना सुंदर पेंटिंग है। यह मधुबनी का पेंटिंग है। इसमें किसका उपयोग किया जाता है? इसमें वहीं पीसे हुए चावल के रंगीन घोल का। तो मधुबनी के जो चित्र होता है, चित्रकार उसमें क्या करते हैं कि पीसे चावल को पीस लेते हैं, फिर उसमें पेंट या कोई रंग मिलाकर उसी का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न, एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपर्युक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन करता है? बताइए, एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ रहे हैं। बताइए कैसा वातावरण है पब्लिक स्कूल का? समावेशी शिक्षा, समवयस्क शिक्षा, प्रतिपूरक अधिगम, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सही जवाब है समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट प्रश्न, एक पश्मीना शाल लगभग साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है। यह एक साधारण पश्मीना शाल को बुनने हेतु कितने घंटों का समय लगता है? 6 से 250, 6 से 200, 10 से 250, 10 से 200। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। पश्मीना शाल, जो पश्मीना शाल होती है 10 साधारण स्वेटर के बराबर गर्म होती है। एक साधारण पश्मीना शाल को बुनने के लिए ऑप्शन नंबर डी 10 बराबर 200 घंटा लगता है। 10 साधारण स्वेटर के गर्म के बराबर होती है दोस्तों। पश्मीना का जो शाल होता है, यदि एक शाल आप ओढ़ लेंगे तो 10 स्वेटर के बराबर गर्म करेगी और इसको बुनने में 200 घंटा। ठीक है दोस्तों, इसको बुनने में लगभग 200 घंटा लगता है। इसके बारे में हम बताते हैं आपको, पश्मीना का शाल दिखलाते हैं। देखिए ये पश्मीना का शाल है, दुनिया का मशहूर पश्मीना।
यह इसके बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है। यह क्या है देखिए इसके बारे में, कि माना जाता है कि एक पश्मीना साल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। इतनी गर्मी मोटी बिल्कुल नहीं है। यह पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों के खास नस्ल से, जो लगभग 5,000 मीटर ऊंचाई पर रह सकती है। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 सेंटीग्रेड से भी बहुत कम -40 डिग्री तक चला जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत बारीकी और नरम बाल उग जाते हैं, जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। यह बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर होंगे। समझ लीजिएगा, बकरी के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के एक बाल की मोटाई बराबर होंगे। इसलिए पश्मीना शालों को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता। इसकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक साधारण पश्मीना शाल तैयार होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसका जो हमारा सही जवाब होगा वह 10 और 250 होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डी नहीं होगा। 10 साल लगभग कितना होता है, 10 सालों के इसके बराबर होता है। 10 साधारण साल के बराबर होता है और 250 घंटे बुनकर को लग जाते हैं इसको बीनने में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न। सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है? भाषा निर्देशित सीखना, प्रतियोगिता आधारित सीखना, सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, मनोरंजन द्वारा सीखना। उसका सही जवाब है सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना। नेक्स्ट प्रश्न। उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। पैराफिन, मोम, ग्रीस, कोयला, पेट्रोल। दोस्तों इसका सही जवाब है कोयला। देखिए जो ग्रीस है, पेट्रोल है और पैराफिन मोम है, ये तीनों पेट्रोलियम उत्पाद हैं। ठीक है दोस्तों, ये तीनों आपके क्या हो गए, पेट्रोलियम के उत्पाद हैं। और जो कोयला है यह खनिज पदार्थ है। नेक्स्ट प्रश्न। बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? बिहार के गांव में दोस्तों बताइए, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च। दोस्तों इसका सही जवाब है अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है दोस्तों, तो यह 2012 के महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि बार बार परीक्षाओं में आते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।